तो देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी और हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों ये हमारे इस चैप्टर की वीडियो 2 है, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। इसकी पहली वीडियो और है, ठीक है। यदि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसकी वीडियो फर्स्ट को देख लेना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में समझेंगे, वीडियो नंबर 2 में वो समझेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ये बहुत ही स्ट्रगल प्रोसेस होता है, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो लैंगिक जनन है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारे वो 3 भाग होंगे और तीनों भागों की हम एक एक वीडियो क्रम से समझेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी ये हमारी पॉइंट नंबर 1 के ऊपर रहेगी। ठीक है ना। तो जो लैंगिक जनन है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसको हम 3 भागों में समझते हैं। एक तो होता है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, और बी पॉइंट में हम यहाँ समझेंगे दोहरा निषेचन या जिसे हम कहते हैं द्विनिषेचन। इसी प्रकार से जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा निषेचन पश्चात। कुछ ऐसी प्रोसेस, ऐसी घटनाएं बनती हैं या ऐसे परिवर्तन होते हैं जो निषेचन के बाद संपन्न होते हैं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाओं के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम इस वीडियो नंबर 2 में समझेंगे, तो आज हम इस वीडियो नंबर 2 में समझेंगे निषेचन से पूर्व संरचनाएं और घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है फर्स्ट वीडियो की तरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, कौन कौन से टॉपिक हमें इसके अंदर कवर करने हैं, तो आइए दोस्तों समझते हैं। अब निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, तो देखिए निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाओं से मतलब क्या है इसमें। तो जब पादप कोई बड़ा होता है, वयस्क होता है, जनन के योग्य होता है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। और उन परिवर्तनों में जैसे कि देखिए किसी में नर जननांग का विकास होना शुरू होगा, किसी में मादा जननांग का विकास शुरू होगा। ठीक है, किसी ऐसे भी पौधे होते हैं जो हमारे द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों का जननांग का विकास होता है। तो इसी आधार पर हम समझ सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो निषेचन से पूर्व पौधों में या पुष्पों में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो उनको हम निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाएं कह सकते हैं। तो देखिए चलो समझते हैं यहाँ पे डिटेल से, चीज को हम ध्यान से समझते हैं। तो देखिए हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं जिनको हम परिवर्तन भी कहते हैं। इंग्लिश में समझ सकते हो प्री फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्या। तो देखिए पादपों में निषेचन की क्रिया से पूर्व, ठीक है, निषेचन की संरचना क्रिया से पूर्व या पहले पादपों के हार्मोन्स तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं, जिससे पुष्प में नर जननांग तथा मादा जननांगों का विकास होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये सब कुछ है ना, इसको पूरे टॉपिक को मैंने एक बहुत ही अच्छी तरह से चार्ट के रूप में बदल दिया। इसको बहुत ही यूनिक तरीका से सरल कर दिया मैंने इसको, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो देखिए मैंने ध्यान से समझना जरा इस चीज को। तो जो पुष्प होता है, पादप से पुष्प विकसित होंगे और पुष्प में जो परिवर्तन होगा वो उस परिवर्तन के द्वारा नर जननांग और मादा जननांगों का विकास होगा। ठीक है, तो जो नर जननांग का विकास होगा तो उसमें कुछ संरचनाएं भी होंगी, कुछ उसमें घटनाएं भी होंगी। संरचना को मतलब उसमें कुछ नए इवेंट्स दिखाई देंगे और उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उसमें कुछ एक्सचेंज भी पाए जाएंगे, उसमें कुछ एक्सचेंज भी होंगे उसमें। ऐसे ही मादा जननांगों का भी यही चीज होगी, उसमें कुछ इवेंट्स, कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे और कुछ हमारे एक्सचेंज भी होंगे। तो देखिए जो नर जननांग होगा ना, उसकी जो संरचनाएं होंगी उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का विकास होता है। तो इसमें एक तो परागकोश, जो स्त्री पुंकेसर आप पढ़ के आए थे पीछे, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पुष्पी संरचना के अंदर, वहां आपने एक हेडिंग पढ़ी थी पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर आपने पढ़ा था एक कुतंतु और परागकोश के 2 भाग होते हैं। ठीक है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और कुतंतु। तो यहाँ पे जो हमको समझना है परागकोश के बारे में समझना है। तो परागकोश का विकास होगा इसमें, परागकोश के अंदर पराग कणों का विकास होगा। ठीक है, और उसमें लघु बीजाणु धानी का भी निर्माण होगा। तो इनका तो होगा, इनमें विकास मतलब निर्माण होगा। और जो घटनाएं, जो परिवर्तन होंगे, इनके द्वारा जो परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे हम लघु बीजाणु जनन की क्रिया। तो जो इनके माध्यम से जो परिवर्तन होगा उसमें उसको बोलते हैं हम लघु बीजाणु जनन की क्रिया। अब लघु बीजाणु जनन है क्या, परागकोश क्या है, परागण किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसको भी हम आगे समझने वाले हैं। एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, विद डायग्राम समझेंगे, वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ ली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से मादा जननांग है।
ठीक है, मादा जननांग की भी संरचनाएं हैं और घटनाएं भी हैं। तो जो मादा जननांग में जो संरचनाएं होती हैं उसमें वर्तिकाग्र बनता है, क्योंकि इसमें स्त्री केसर पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में। स्त्री केसर के 3 भाग थे। 3 भाग में कौन कौन से थे? पहला भाग तो उसमें था वर्तिकाग्र और एक था अंडाशय। ठीक है, तो 3 भाग आपने वहां पीछे पढ़े थे। तो उनमें से वर्तिकाग्र जो है ये यहाँ जनन में योग्य मतलब भाग लेगा। ठीक है, वर्तिका और अंडाशय की भूमिका रहेगी, हम उसको भी आगे हम समझेंगे यहाँ। तो वर्तिकाग्र लघु बीजाणुधानी, ठीक है, या जिसे हम बीजांड कहते हैं, और एक होगा भ्रूण कोश का निर्माण। ये तो होंगे इस चीज में। और जो घटनाएं होंगी इसको घटना को बोलेंगे हम गुरु बीजाणु जनन की क्रिया। ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे पुष्प संरचनाओं में घटनाएं, जो संरचनाएं हैं पुष्प जनन से पूर्व की संरचना घटनाओं के बारे में। अब हम इनको एक चीज को डिटेल से समझते हैं विद डायग्राम के। इनमें होता क्या है, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो वीडियो को पूरे देखते रहना। इसी तरह से वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपके कक्षा समझ में नहीं आएगा। और यदि आप बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो और बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हो तो आज ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि हम इसी तरह से आपको क्रम से वीडियो देते रहेंगे और आपकी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई को सार्थक बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ नर जननांग के अंदर संरचनाओं में परागकोश को या पुंकेसर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम समझते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर जिसे हम पुष्प का नर जननांग भाग भी कहते हैं। तो पुष्प का नर जननांग भाग क्या है देखिए इसमें। तो जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर जननांग भाग होता है, और यह पुंकेसर जो होगा पुतंतु और परागकोश से मिलकर बना हुआ होगा, और इसमें कुछ संयोजी ऊतक भी होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें समझनी होगी है पुष्प की पुंकेसर की संरचना या परागकोश की संरचना जिसे हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है यहाँ पुंकेसर, जिसको हम पुष्प का नर जननांग भाग भी कहते हैं। इसके लिए पुंकेसर पुष्प का नर जननांग भाग होता है। यह है पुतंतु, ठीक है, पुतंतु, परागकोश, पुतंतु कॉमा लगाएंगे यहाँ, पुतंतु, परागकोश एवं संयोजी ऊतकों का बना होता है। इतना लिखने के बाद में आप हेडिंग डालेंगे हम यहाँ परागकोश की संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है। ठीक है, तो अभी आगे डायग्राम समझाऊंगा मैं आपको। पुंकेसर का वह भाग होता है जिससे परागकणों का परिवर्धन, डेवलपमेंट एंड विकास, एवोल्यूशन होता है। ठीक है, परिवर्धन को डेवलपमेंट, विकास को एवोल्यूशन बोलते हैं, होता है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट में, जब अनुप्रस्थ काट अभी हम देखेंगे आगे डायग्राम, इसको स्लाइड को पूरा होने के बाद में, तो काट में 2 पालियाँ दिखाई देती हैं और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। ठीक है, 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणुधानियाँ हो जाती है। ठीक है, और इनमें परागकण भरे होते हैं। तो जो लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रिप्रोडक्शन में होता है वो दोस्तों परागकण का ही होता है। ठीक है, जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होगा? परागकणों के द्वारा ही होता है। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम समझेंगे यहाँ परागकोश की संरचना को डायग्राम के द्वारा। ले लिए बेटे स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे समझते हैं अब आगे हम समझते हैं इनमें परागकणों का निर्माण मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के घटित होने के कारण होता है। ठीक है, जो इनमें परागकण बनते हैं परागकोश में, तो वो किसके कारण बनते हैं? जो मात्र कोशिकाओं में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। तो देखिए इधर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो परागकोश है, तो परागकोश के ऊपर देखिए ध्यान से, तो कितने इसमें तुम्हें लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही हैं? तो एक में 4 दिखाई दे रही है। ठीक है, और इन्हीं में हमारे क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। अब हम समझते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो देखिए लघु बीजाणुधानी क्या है। जब हम परागकोश की अनुप्रस्थ काट को निकाल के देखते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी विभोज्य ऊतकीय कोशिकाएं नजर आती हैं। तो उनका एक समूह होता है और समूह को ही हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो देखिए ये है क्या, चलिए तो वो समझते हैं हम इसको। तो हम हेडिंग डालते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो इसमें क्या है कि परागकोश की, ठीक है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में विभोज्य ऊतकीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। विभोज्य ऊतक आपने 9th क्लास में 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। ठीक है, का एक समूह होता है, एक बहुत सारा संग्रह बन जाता है और संग्रह से हमारा विभोज्य ऊतक का निर्माण होगा और उसी से लघु बीजाणुधानी का विकास होता है, जो बाह्य त्वचा के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, इसके चारों ओर बाह्य त्वचा लगी होती है
विभोज्य ऊतक कोशिकाओं के अंदर चारों ओर बाह्य त्वचा होगी। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, इधर ग्रह होता है। तो बाह्य त्वचा के नीचे एक परत होती है जिसको हम मध्य परत, और पेपिटम एक और परत होती है जिसको हम पेपिटम परत कहते हैं, और ये सुरक्षा का कार्य करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो हमारी लघु बीजाणुधानी होती है उसकी क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो सुरक्षा करती हैं। और परागकोश के स्फुटन, जो स्फुटन होता है उसमें, तो स्फुटन में मदद करके परागकणों को फ्री कर देती है। तो मुझे उम्मीद है लघु बीजाणुधानी की संरचना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, नोट कर लिया बेटे। तो चलिए अब आगे हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु बीजाणु जनन क्या है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कुछ ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं है। तो जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर कुछ लघु बीजाणु अर्थात परागकण बनते हैं। ठीक है, तो जब वो स्फुटित होती है लघु बीजाणुधानी तो उससे कुछ परागकण विकसित बाहर निकलते हैं और वो विकसित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। तो देखिए किस प्रकार से इसको पेपर में हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ हेडिंग डालेंगे हम लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब लघु बीजाणु जनन है क्या, तो जैसे जैसे परागकोश विकसित होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, लघु बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं, जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं की ऊतक कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, चतुष्टय बनाएंगे। देखो डायग्राम देखिए, इधर दिख रहा है डायग्राम में, चतुष्टय बनाती हैं। फिर परागकोश परिपक्व एवं स्फुटित होता है। भाई चतुष्टय बनाने के बाद में जो परागकोश होगा वो पूर्ण विकसित हो जाएगा, विकसित होने के बाद में वो स्फुटित हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा, निकल जाएगा बाहर, फट जाएगा। तो जो झिल्ली होती है वो फट जाती है, तब बीजाणु लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित होते हैं। बस इसकी ये डेफिनेशन हो गई, इसका ये डायग्राम हो गया। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। कोई समस्या आ रही हो, कोई डाउट क्लियर ना हो रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं अब। तो देखिए अब हम आगे समझेंगे लघु बीजाणु, या जिसे हम कहते हैं नर युग्मोद्भिद। ठीक है ना, जिसको हम परागण भी कहते हैं। तो कई सारे नाम है इसके। तो देखिए क्या है, हेडिंग डालेंगे हम यहाँ लघु बीजाणु या नर युग्मोद्भिद या परागण। इंग्लिश में समझें तो इंग्लिश में हम इसको माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या तो हम इसको माइक्रोस्पोर कह सकते हैं या मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं या पोलिन ग्रेन्स बोल सकते हैं। पोलिन ग्रेन्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है। तो लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोशिकीय अगुणित यूनिसेलुलर होगी, एगुणित होगी। ठीक है, नॉन मल्टीपल अंडाकार शेप होगी इसकी या गोलाकार शेप होगी। ठीक है, तथा द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी हुई संरचना होती है। ठीक है, जिसको हम परागण कहते हैं। तो देखिए डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम समझ लो ध्यान से। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए डायग्राम तुमने देख लिया होगा, तो कैसी है, द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी हुई संरचना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे समझते हैं इसमें, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट परागण से जुड़े हुए है। तो देखिए आगे इनका जो आमाप होगा ना, आमाप मतलब साइज, वो 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और परागण मुख्य रूप से दो आवरणों से घिरे होते हैं, दो आवरणों से घिरे होते हैं, जिसका पहला आवरण होता है बाह्य चोल। देखिए इधर दिख रहा है तुम्हें बाह्य चोल, तो यह मोटा एवं खुरदरा आवरण होता है। यह स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, और दूसरा होता है अंतःचोल, यह पतला एवं कोमल झिल्ली युक्त आवरण होता है। यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो ये किसका बना होगा? पेक्टोसेलुलोज का बना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी इस वीडियो में? अच्छी लगी है? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करो। ठीक है, तो चलिए अभी आगे हम कुछ परागण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, भी पहले इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, समझिए अभी। तो देखिए दोस्तों, परागण से संबंधित हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिन्हें आप समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे छोटे आकार के परागण किस में होते हैं? ठीक है, तो सबसे छोटे आकार के परागण किस में होंगे? मायोसोटिस। ठीक है, एल्पेस्ट्रिस। तो इसका जो आकार होता है वो कितना होगा? 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इनके जो परागण होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर के आकार के होते हैं। और जो सबसे बड़े आकार के परागण होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सबसे बड़े आकार के परागण वो होते हैं मेरेबिलियस जलापा में।
तो इसके जो परागणों का साइज होता है वो लगभग 200 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो है परागण का जीवन काल। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जो परागण का जीवन काल है ना, वो आपका तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। तापमान और आर्द्रता पर, ठीक है दोस्तों, आर्द्रता पर निर्भर करता है। लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो गेहूं और धान, ठीक है, जैसी अनाज वाली फसलों के जो परागण होते हैं तो उनका जीवन अवधि जो होता है, समय काल जो होता है वो 30 मिनट का होता है, ठीक है ना। देखिए इसको कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। जो परागण का जीवन काल होता है वैसे तो मुख्य रूप से वो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर वहाँ कितना है, उसकी जो मॉइस्चराइजर है वो कितना है। लेकिन फिर भी गेहूं और धान जैसी फसलों में, जो अनाज वाली फसलें होती हैं, तो उनमें जो देखा गया है कि उनका जो जीवन काल होता है परागण का वो 30 मिनट का होता है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखिए हम समझते हैं यहाँ पे स्त्रीकेसर, जायंग या जिसे अंडप कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ, स्त्रीकेसर या जायंग है क्या। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे कि यह एक मादा जननांग होता है, मादा जननांग होता है, ठीक है। मादा जननांग होता है, यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे, देखिए पहला भाग होगा उसमें अंडाशय, क्या होगा, अंडाशय। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, वर्तिका, एंड थर्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अंडाशय होता है, जो स्त्रीकेसर या जायंग जो अंडप होता है उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहले भाग को हम अंडाशय, दूसरे भाग को वर्तिका और तीसरे भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कुछ एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम। तो हमने इस प्रकार से एक छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। इस तरह से। तो देखिए ये जो ऊपर भाग होता है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो दिख रही है तुम्हें डंडी टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या कहेंगे इसको, अंडाशय। और ये तीनों भाग ही मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, स्त्रीकेसर या जायंग बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकेगी। तो देखिए जो अंडाशय है ना, अंडाशय, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं हमारे जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अंडाशय की मात्रा पाई जाती है, संख्या पाई जाती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही अंडाशय होता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कुछ आपने ऐसे भी फल खाए होंगे जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। खाए ऐसे बीज, ऐसे फल खाएंगे, नहीं खाए हैं, खाएँ। तो बताइए कौन से ऐसे फल खाए हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। जैसे कि तरबूज है, तरबूज के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, ठीक है। अमरूद है। तो इस प्रकार के जो फल खा रहे हो आप, तो वो उनमें क्या है, बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, बीज मिलते हैं। और जो बीज मिलते हैं तो वो किसकी वजह से मिलते हैं, जब उनके अंदर बहुत सारे अंडाशय होंगे तभी तो बहुत सारे बीज बने होंगे, ठीक है। तो देखिए जिनके अंदर, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक अंडाशय होगा, उनको हम एक अंडपी कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, एक अंडपी। उनको हम कहते हैं एकांडपी पुष्प। और जिनके अंदर बहुत सारे अंडाशय पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बहुअंडपी, ठीक है। अब तुम्हारे बात में दिमाग में क्या आ रही होगी, एकांडपी बहुअंडपी क्या है। तो देखिए बहुत शॉर्ट शब्दों में याद कर लीजिए, जिनके अंदर एक अंडाशय हो, ठीक है, उसको एकांडपी। और जिसके अंदर बहुत सारे अंडप हों, बहुत सारे का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे अंडाशय होंगे, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों बहुअंडपी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जिनमें एक अंडाशय होता है उनको एकांडपी, और जिनमें बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं उनको बहुअंडपी कहते हैं। ये तो बात आपके दिमाग में क्लियर होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे, तो जो अंडाशय होते हैं, ये अंडाशय, ठीक है, जो भी आपने अंडाशय यहाँ समझा था फूला हुआ भाग का, ये इस तरह से यहाँ पे एक अंडाशय समझा था आपने, यहाँ पे ये इस तरह से फूला हुआ जो भाग था यहाँ पे, तो इसको हम अंडाशय कह रहे थे। तो ये जो अंडाशय होगा ना दोस्तों, ये अंडाशय जो बहुअंडपी होते हैं, तो बहुअंडपी अंडाशयों में जो बहुअंडपी जो पुष्प होते हैं उनके अंदर अंडाशय कुछ इस तरह से मिलते हैं कि कुछ में तो मिलते हैं जुड़े हुए और कुछ में मिलते हैं वो अलग अलग, ठीक है। कुछ में जुड़े हुए मिलेंगे, कुछ में अलग अलग मिलेंगे। देखिए दिख रहा है डायग्राम आपको। तो इनमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमारा देख रहे हो ऊपर, तो ये क्या है,
ये हमारा एक पूर्ण विकसित स्त्री केसर है। ठीक है, तो इनकी स्थिति देखिए क्या दिखाई दे रही है। देखिए कुछ में तो तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बहुअंडपी में। ठीक है, तो बहुअंडपी में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, बहुअंडपी में हमारे दोनों बहुत सारे अंडप दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर। तो ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, पहला होगा एक तो हमारा युक्तांडपी। कैसा होगा? युक्तांडपी। तो युक्तांडपी कैसा होगा? जिसके अंदर जो अंडाशय है, जो अंडप है वो जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे युक्तांडपी। एक हो जाएगा हमारे पास में वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। ठीक है दोस्तों, तो वियुक्तांडपी में क्या होगा? वियुक्तांडपी में जिनमें अंडप अलग अलग हो जाएंगे। देखिए अच्छा, कुछ एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें यहाँ। तो देखिए जो हमारा युक्तांडपी होता है ना, युक्तांडपी किन में पाए जाते हैं? तो युक्तांडपी के एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। देखिए जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे गुड़हल, गुड़हल में हमारा युक्तांडपी पाया जाता है। ठीक है, और हम समझ सकते हैं यहाँ पे पेपावर। क्या समझ सकते हैं? पेपावर। पेपावर का मतलब होता है जिसको हम पॉपी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? पॉपी। पॉपी का मतलब होता है अफीम। ठीक है ना, अफीम। तो इन सभी में क्या होगा? इन सभी में हमारे में युक्तांडपी स्त्री केसर पाया जाएगा। तो देखिए आगे हम समझते हैं यहाँ बीजांड की संरचना। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये होता क्या है? तो बीजांड जो है एक बहुत ही छोटी संरचना होती है। ठीक है, और ये देखिए होता कैसा है, ये कुछ डायग्राम में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे? तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, जो बीजांड होता है ना, वो बीजांड वृंत के द्वारा बीजांड आसन से जुड़ा होता है। बीजांड आसन होता है एक बीजांड आसन। ठीक है, जिसको बीजांड आसन बोलते हैं। तो उसके द्वारा ये बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो भाग तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है हमारा? यहाँ बीजांड वृंत है। ठीक है, उसके बाद बीजांड वृंत के बाद हमें समझना है यहाँ पे इसके ऊपर जहाँ से ये बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ये वाला भाग, इसका कहलाता है संवहन पूल। संवहन पूल। ठीक है, अब आगे इसके अंदर देखिए आपको समझना है, ये जो पूरा एक बॉडी होती है, जो पूरी बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर ही बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं, जिनके अंदर जैसा पहला भाग है हमारा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर एक और छोटी कोशिका मिली होती है। उसके अंदर हमारे यहाँ पे ये जो ऊपर लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, और उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट में होता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहेंगे इसको? ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इसके नीचे यहाँ पर आप तीन स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये तीन कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन तीनों कोशिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो बीच वाली कोशिका होती है ना, ये जो तीन कोशिकाएं तुम इस तरह से जुड़ी हुई देख रहे हो, तो इसकी जो बीच वाली कोशिका होती है, इसको तो हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वाली बीच वाली कोशिका को तो बोलेंगे हम यहाँ पे अंड कोशिका। क्या नाम देंगे इसको? यहाँ अंड कोशिका। और जो साइड की तुम ये दो कोशिकाएं और दो देख रहे हो, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं हम सहायक कोशिकाएं। क्या होती है? सहायक कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमें समझना है इसमें जो ये हमारे भाग दिखाई दे रहे हैं, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको, ठीक है ना, ये हमारा एक आवरण होता है। इस आवरण को बोलते हैं हम अध्यावरण। क्या बोलेंगे इसको? अध्यावरण। तो देखिए इधर दिख रहा होगा तो मैं अध्यावरण। ठीक है, अब ये अध्यावरण के द्वारा, ये अध्यावरण हमारे इधर के साइड के अलग होंगे, इधर साइड के अलग होंगे। ये तुम देख रहे हो यहाँ पे बीच में खुला हुआ भाग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है खुला हुआ भाग। तो इस खुले हुए भाग को बोलते हैं हम बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। ठीक है ना, बीजांड द्वार। और ये हमारे हो गए ध्रुवीय केंद्रक, और इस वाले पूरे पार्ट्स को बोलते हैं हम यहाँ अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर, बिल्कुल बीजांड द्वार के जस्ट ऊपरी भाग जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? निभाग। ठीक है ना, आएगी बात समझ में? तो बीजांड की संरचना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बीजांड की संरचना ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजांड की संरचना पेपर में पूछी जाती है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र आपके सामने है। सब चीज़ों को मैंने समझा दिया, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या काम है इनका यहाँ पे। तो सभी चीज़ें हमने यहाँ समझ ली हैं। उसके बाद हमें जो समझना है, क्या डायग्राम सही नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं डायग्राम तो मैं दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट नहीं कर पा रहे हो तो इसको नोट कर लेना, जो मनमर्जी हो उसको नोट कर लेना। तो देखिए, चलो मैं इसके बराबर में ही दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। देखिए दिख रहा है अब? चलिए, तो अब हमें बीजांड की संरचना भी समझ ली है। अब हम आगे, तो कैसी लगी हमारी वीडियो स्टूडेंट्स? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे लास्ट होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम समझेंगे अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी परागण के ऊपर। क्या आएगी? परागण। ठीक है, परागण। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए।